नमस्कार, डीडी न्यूज पर हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। रिपोर्ट एट 10 यानी रात 10 बजे और दिन की 10 बड़ी खबरें। रिपोर्ट एट 10 में बात होगी दिन भर की बड़ी खबरों की, साथ ही होगी हर खबर की पड़ताल। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे कि क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इन खबरों का असर। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और बात सबसे पहले टॉप 10 की। तो रिपोर्ट एट 10 में आज सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेपर लीक पर प्रहार, अब सिस्टम रिफॉर्म की बारी। दूसरी खबर, परीक्षा माफिया पर शिकंजा, अब कानून करेगा वार। तीसरी खबर होगी सीमावर्ती गांवों से विकसित भारत की नई कहानी। चौथी खबर के तौर पर देखेंगे स्वदेशी रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक से लेकर जल संरक्षण पर जोर। पांचवी खबर होगी ऑपरेशन विजय की गौरव गाथा की, देश ने शहीदों को किया नमन। छठी खबर पंजाब में पेपर लीक को लेकर विपक्ष में मचे घमासान की। और सातवीं खबर होगी बांकीपुर उपचुनाव में हाई वोल्टेज सियासी मुकाबले की। तो आठवीं खबर होगी असम में बाढ़ संकट बरकरार होने की, लाखों जिंदगी वहां पर प्रभावित है। नवीं खबर होगी युद्ध का समुद्री मोर्चा, भारतीयों पर लगातार बढ़ता खतरा। और 10वीं खबर होगी विश्व स्क्वैश पर भारत की मुहर, अनाहत ने रच दिया स्वर्णिम इतिहास। तो सबसे पहले रिपोर्ट है 10 की पहली खबर। पेपर लीक पर पहले कार्रवाई हुई, फिर कानून सख्त हुआ और अब सरकार परीक्षा व्यवस्था के ओवरहॉल की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है एक हाई पावर टास्क फोर्स, जिसकी कमान होगी नंदन नीलेकणी के हाथों में। पेपर लीक पर अब सरकार सिर्फ कार्रवाई नहीं, पूरी परीक्षा व्यवस्था बदलने के मिशन पर उतर आई है। शिक्षा मंत्री बदले, कानून को और सख्त किया जा रहा है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली का रीडिजाइन करने के लिए देश के सबसे बेहतरीन प्रशासनिक और टेक्नोलॉजी के दिमागों को एक मंच पर ला दिया है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद सरकार का अगला बड़ा कदम सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी कमान संभालेंगे इन्फोसिस के सह संस्थापक और भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था के प्रमुख शिल्पकार नंदन नीलेकणी। उनके साथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये टीम सिर्फ परीक्षा की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को तकनीक आधारित, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार बनाने का रोड मैप तैयार करेगी। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। सरकार का संदेश साफ है, पेपर लीक पर अब सिर्फ सजा नहीं, सिस्टम भी बदलेगा। एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई तेज की जा रही है, दूसरी तरफ संसद में और सख्त कानून लाने की तैयारी है। अब इस टास्क फोर्स के जरिए परीक्षा प्रणाली की हर कमजोर कड़ी की पहचान होगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक की गुंजाइश ही खत्म की जा सके। हाई पावर टास्क फोर्स जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। ये टास्क फोर्स एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया, डिजिटल सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और प्रशासनिक जवाबदेही समेत पूरे इकोसिस्टम की समीक्षा करेगी। सरकार पेपर लीक पर सिर्फ जवाब नहीं दे रही है, बल्कि उस व्यवस्था को भी बदलने में जुट गई है जहां से ये संकट पैदा होता है। जवाबदेही, कानून और अब सिस्टम के रिफॉर्म्स। सरकार के ये कदम बता रहे हैं कि परीक्षा सुधार अब सिर्फ एजेंडे में नहीं, बल्कि मिशन मोड में है। देश में पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ मंत्रालय बदलने की नहीं है।
अब सरकार उस कानून को और ज्यादा सख्त बनाने जा रही है जो पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने का दावा करता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि वो इस जिम्मेदारी को विनम्रता और कर्तव्य बोध के साथ स्वीकार करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। हाल के दिनों में परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर शिक्षा मंत्रालय लगातार विपक्ष और छात्रों के निशाने पर रहा है। पूरा डिटेल्स जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। अब सरकार सिर्फ नेतृत्व बदलने तक सीमित नहीं रहना चाहती। सोमवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की व्यवस्था होगी। जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी, जबकि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल 3 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। संशोधन विधेयक में सजा और जुर्माने को भी काफी सख्त किया गया है। पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों के लिए न्यूनतम 5 और अधिकतम 10 साल की जेल का प्रस्ताव है। साथ ही 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित गिरोहों के मामले में न्यूनतम 7 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार विशेष जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित कर सकेगी। फर्जी एडमिट कार्ड, फर्जी वेबसाइट, OMR से छेड़छाड़ और प्रश्न पत्र लीक समेत 15 तरह की गड़बड़ियों को कानून के दायरे में लाया गया है। पेपर लीक पर सियासी बहस अपनी जगह है, लेकिन सरकार संदेश साफ देना चाहती है कि सिर्फ मंत्रालय में जिम्मेदारी ही नहीं बदली है, कई व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। सीमावर्ती गांव को देश के आखिरी गांव मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता था। आज वही गांव देश के पहले गांव बनकर उभर रहे हैं और विकसित भारत की इस यात्रा में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इन गांव की मिट्टी, संस्कृति और संभावनाओं को समझने के लिए देश भर के युवा पहुंचे सीमावर्ती क्षेत्रों में और इसी अनुभव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद के दौरान। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम में 250 से अधिक जिलों के युवा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इनमें वो 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं, जिन्होंने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के तहत 3 से 30 जून 2026 के बीच लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट सीमावर्ती गांवों का दौरा किया। मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के आप जैसे नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए देश के लाखों युवाओं ने आवेदन किया था। यह पहल देश भर के युवाओं को सीमावर्ती गांवों के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक विरासत और विकास संबंधी आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन सीमावर्ती गांवों को पहले आखिरी गांव बताकर नजरअंदाज कर दिया गया था, आज उन्हें सरकार देश का पहला गांव मानती है। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। इन गांव से लौटे युवा अब अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक नया दृष्टिकोण लेकर लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहल युवाओं में राष्ट्र निर्माण की गहरी भावना जगा रही है। साथ ही विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का हर गांव, हर सीमा और हर नागरिक इस यात्रा में सहभागी बनेगा। अरुण शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार, अंतरिक्ष में नई उड़ान, जल संरक्षण का संकल्प और अपनी समृद्ध परंपराओं को सहेजने का आह्वान। प्रधानमंत्री ने जहां स्वदेशी रक्षा तकनीक और निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष उपलब्धियों का जिक्र किया, वहीं उन्होंने देशवासियों को पानी बचाने, हथकरघा को बढ़ावा देने और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने की अपील भी की। भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों का जिक्र किया।
प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका निर्माण भारत में हुआ है और इसमें 75% सामग्री स्वदेशी है। उन्होंने लंबी दूरी के पिनाका रॉकेट और कुश मिसाइल के सफल परीक्षण को भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की साझा उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भारत की नई ताकत बताया। उन्होंने निजी क्षेत्र द्वारा विकसित भारत के पहले रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण का जिक्र करते हुए युवा नव प्रवर्तकों की सराहना की। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण को लेकर देशवासियों से भागीदारी की अपील की। उन्होंने कैच द रेन अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों के पुनर्जीवन की दिशा में देश भर में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने साथ ही स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान का भी जिक्र करते हुए देशवासियों से उत्साह के साथ इसमें भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में इस बार भारत की प्रगति, परंपरा और जन भागीदारी की तस्वीर दिखाई दी, जहां एक ओर स्वदेशी रक्षा तकनीक और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र हुआ, वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का भी संदेश दिया गया। कुछ कहानियां केवल कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे देश के गौरव, त्याग और बलिदान की अमर गाथा बन जाती है। 26 जुलाई भी ऐसी एक तारीख है जब देश अपने वीर सपूतों को याद करता है, जिन्होंने कारगिल की इन पहाड़ियों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए तिरंगे की आन, बान और शान की सुरक्षा की। 26 जुलाई भारत के इतिहास का वो गौरवशाली दिन जब देश अपने वीर जवानों के शौर्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय की उस ऐतिहासिक सफलता की याद दिलाता है जब भारतीय सेना ने वर्ष 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों को परास्त कर कारगिल की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर पूरा राष्ट्र उन अमर शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने 1999 में बर्फीली और दुर्गम चोटियों पर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। लद्दाख के द्रास में आयोजित मुख्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। इस दौरान आसमान से हेलीकॉप्टर्स की एरोहेड संरचना ने पुष्प वर्षा कर शहीदों को अनूठा सम्मान दिया। पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उपराष्ट्रपति ने भी कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर सैनिकों को नमन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कारगिल के वीरों को याद करते हुए कहा, कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्र अपने वीर सैनिकों के अद्भुत साहस और भारत की सुरक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। बहरहाल कारगिल की यह जीत केवल एक सैन्य सफलता नहीं, बल्कि भारत की अटूट राष्ट्रीय एकता और पराक्रम का प्रतीक है। कारगिल की इन चोटियों पर आज भी गूंजती है उन वीर जवानों के साहस की कहानी, जिन्होंने अपने अदम्य हौसले से दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। ये जीत सिर्फ एक युद्ध की विजय नहीं थी, बल्कि देश की अखंडता, एकता और आत्मविश्वास की भी विजय थी। तो रिपोर्ट है 10 में आप 5 खबरें देख चुके हैं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद बाकी की 5 खबरें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं LIC
LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों के लिए अपना दरवाजा खोलना। रुको, चेक किया लिंक सिक्योर है? सेंडर आपका बैंक है? फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बाकी की 5 खबरें देख लेते हैं। पंजाब में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष ने भगवंत मान सरकार पर चौतरफा हमला बोलते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है। पंजाब की सियासत इस वक्त पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर पूरी तरह गरमाई हुई है। एक तरफ जहां युवा भविष्य को लेकर सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है। पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि पंजाब में लगातार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे। बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। बड़े शर्म की बात है कि आम आदमी पार्टी आज हरजोत बैंस का इस्तीफा लेने से भाग गई। पंजाब में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद नया नहीं है। विपक्ष ने पिछले कुछ वर्षों में हुई कई परीक्षाओं का हवाला देते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। मई 2022 में हुई PPSC नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे। मार्च 2023 में आयोजित PSTT परीक्षा भी सवालों के घेरे में आई। इसमें अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई और करीब 1 लाख उम्मीदवारों के प्रभावित होने की बात कही गई। अब जुलाई 2026 में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद सामने आया है। इस परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। इस मामले में करीब 7,000 उम्मीदवारों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। पंजाब में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता का मुद्दा अब राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है। विपक्ष जहां लगातार सरकार से जवाबदेही और मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि आरोपों की जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीट बांकीपुर, मतदान में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, लेकिन चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी विकास और संगठन के दम पर रिकॉर्ड जीत का दावे कर रही है, तो जनसुराज निष्पक्षता और प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रही है। इसी बीच तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी ने चुनावी मुकाबले में नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर को अपने बचपन से जुड़ा बताते हुए कहा कि यह उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं बल्कि घर वापसी जैसा है। 5-6 साल का था तो इन्हीं गलियों में क्रिकेट खेलता था और लोगों के बीच में वो संबंध है। तो आज सड़कों पे जब ये टूटी फूटी सड़कों के बीच में क्रिकेट का मजा और आज यहाँ पर एक अच्छी सड़कें दिखती है तो अलग आनंद होता है। बचपन का याद आ जाता है। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर सरकारी योजना जीविका से जुड़ी महिलाओं के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। बिहार की समस्याओं पर, बिहार के लोगों की परेशानियों पर सबसे डट कर अगर कोई खड़ा है तो जनसुराज के साथ ही खड़े हैं। तो जनता को तय करने दीजिए। हर व्यक्ति को, हर दल को बनने में समय लगता है।
चुनावी मुकाबले के बीच तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी ने भी सियासत को गरमा दिया है। बिहार बंद के समर्थन से जुड़े मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का दावा उनके वकील ने किया है। तेजस्वी यादव ने इसे गलत कार्रवाई बताते हुए सरकार को चेतावनी दी है। वहीं प्रशांत किशोर का आरोप है कि उनके समर्थन की वजह से तेज प्रताप को निशाना बनाया गया। बांकीपुर की लड़ाई अब एक विधानसभा सीट की नहीं रही। यह बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजनीतिक प्रभाव की पहली परीक्षा भी और जनसुराज के लिए उस गढ़ में सेंध लगाने की चुनौती भी जहां बीजेपी वर्षों से अजय रही है। दावे, आरोप, प्रत्यारोप और टकराव अपनी जगह है, लेकिन अब आखिरी फैसला उसी जनता के हाथ में है जिसके नाम पे दोनों पक्ष जीत के दावे कर रहे हैं। असम में कुदरत का कहर भले ही अब धीमा पड़ता दिख रहा हो, लेकिन बाढ़ की यह विभीषिका अपने पीछे गहरे जख्म छोड़ गई है। जल स्तर घटने के बावजूद 6 जिलों के 6.5 लाख से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों और जलमग्न इलाकों में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हालात की समीक्षा करते हुए राज्य को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। कहीं पानी में डूबे गांव तो कहीं राहत शिविरों में जिंदगी गुजारते लोग। असम में बाढ़ की चुनौती अभी बरकरार है। असम में बाढ़ का संकट अब भी गंभीर बना हुआ है। हालांकि बारिश थमने से कई इलाकों में हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। जिन इलाकों में रात भर बारिश नहीं हुई वहां नदियों का जल स्तर धीरे धीरे घटने लगा है। राज्य के 6 जिलों में अब भी 6,54,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट शामिल हैं। वहीं इस साल बाढ़ से 66 लोगों की मौत भी हो चुकी है। असम में बाढ़ की विभीषिका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को फोन कर राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह मुझे फोन करके सारी जानकारी भी ली है। मैंने काल जो खुद देख के आए हैं इसके बारे में, परिस्थिति के बारे में मैं डिटेल बताया और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि असम के लोगों को बता दीजिए हम असम के लोगों का साथ है और हर मदद करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार निगरानी और केंद्र की मदद से भरोसे के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती है प्रभावित परिवारों तक तेजी से राहत पहुंचाना और सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाना। बाढ़ की तस्वीर डरावनी जरूर है, लेकिन राहत और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, एनडीआरएफ और प्रशासन लगातार प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं ताकि उजड़े हुए आशियानों और जनजीवन को एक बार फिर से पटरी पर लाया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध में समंदर भी अब जंग का अखाड़ा बन चुका है। ब्लैक सी में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। ओडेसा बंदरगाह में एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले के दौरान उसमें 4 भारतीय सवार थे, जिसमें से 2 सुरक्षित हैं, लेकिन 2 को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते में ब्लैक सी में भारतीयों से जुड़ी यह तीसरी बड़ी घटना है। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर खड़े व्यापारी जहाज MV एजियन रेगनार पर शनिवार को हमला हुआ। जहाज पर 4 भारतीय नागरिक मौजूद थे। भारतीय दूतावास के मुताबिक 2 भारतीय सुरक्षित हैं, जबकि 2 अन्य के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और भारतीय मिशन स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। ये हमला कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 1 सप्ताह में ब्लैक सी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों से जुड़ी ये तीसरी बड़ी घटना है। 18 जुलाई को MV ओमारफी पर हुए हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। इसके अगले ही दिन MV गोल्डन लियो पर हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की जान चली गई और अब ओडेसा बंदरगाह पर MV एजियन रेगनार पर हमले ने एक बार फिर युद्ध के समुद्री मोर्चे पर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। लगातार हो रहे इन हमलों के बाद भारत सरकार ने ब्लैक सी और आसपास के संघर्षग्रस्त समुद्री क्षेत्रों को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि ऐसे इलाकों में चलने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी स्वीकार करने से पहले सुरक्षा जोखिमों का पूरा आकलन करें। जहाज के रूट, सुरक्षा व्यवस्था, बीमा और आपातकालीन प्रबंधन की जानकारी जरूर लें। मंत्रालय का कहना है कि अप्रैल से इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमले बढ़े हैं और कई भारतीय इसकी चपेट में आ चुके हैं। 3 हमले, 5 भारतीयों की मौत और अब 4 भारतीयों वाले एक और जहाज पर हमला। रूस यूक्रेन युद्ध में ब्लैक सी अब जंग का एक खतरनाक मोर्चा बनता जा रहा है, जहां की हमलों की गूंज ने सभी को दहला रखा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक ब्लैक सी क्या अब नाविक आवागमन के लिए खतरा बन गया है?
दुनिया के स्क्वैश कोर्ट पर भारत का इतिहास गूंजा। 15 साल से जिस ताज पर मिस्र का कब्जा था, वहां अब तिरंगा लहरा रहा है। दिल्ली की 18 साल की अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में वो कर दिखाया जो अब तक कोई भी भारतीय नहीं कर पाया था। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में खेले गए फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने दूसरी वरीयता प्राप्त मिस्र की रुकैया सलेम को 11-3, 11-7 और 11-9 से हराया। इसके साथ ही वो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। पिछले साल सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली अनाहत ने इस बार अपने प्रदर्शन को ऐतिहासिक खिताब में बदल दिया। ये जीत सिर्फ एक खिताब नहीं बल्कि 15 साल से चले आ रहे मिस्र के दबदबे का अंत भी है। वर्ष 2011 से लगातार मिस्र की खिलाड़ी इस प्रतियोगिता की चैंपियन बन रही थी। अनाहत 2010 के बाद विश्व जूनियर खिताब जीतने वाली पहली गैर मिस्री खिलाड़ी भी बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब समी को हराकर फाइनल का टिकट कटाया था। अपनी जीत के बाद भावुक अनाहत ने कहा कि ये उपलब्धि उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसी है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों से वो इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में हारती रही, लेकिन अपने आखिरी जूनियर सीजन में विश्व खिताब जीतना उनके लिए सबसे बड़ा सपना था। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे भारतीय स्क्वैश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बताया है। वहीं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अनाहत को ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। कनाडा के उस कोर्ट पर जब आखिरी अंक भारत के नाम हुआ तो सिर्फ मैच ही खत्म नहीं हुआ बल्कि 15 साल पुराना दौर भी खत्म हो गया। अनाहत सिंह ने अपने रैकेट से सिर्फ इतिहास नहीं लिखा बल्कि भारतीय खेलों की अगली पीढ़ी के सपनों को भी एक नई उड़ान दे दी। तो अनाहत की उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। इसी के साथ आज के रिपोर्ट चैट में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।